नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई पाठ 9वां साक्षात्कार जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। यह दोस्तों लिखा है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने। तो दोस्तों चलिए बिना देर गवाए शुरू करते हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की अमृतलाल नागर जी से बातचीत। तो दोस्तों ये कन्वर्सेशन मतलब बातचीत बताई है इस पाठ में। एक प्रकार का पाठ नहीं, साक्षात्कार ही बोल सकते हैं अब हम। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तिवारी जी, नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूँ। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? नागर जी, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में मतलब शुरुआत में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। स्नेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े, शरत चंद्र को बाद में। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यास में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास, मतलब एक राजस्थानी विषय पे लिखा हुआ उपन्यास उसी ही समय पढ़ा था। तिवारी जी, क्या यही लेखन आपके लेखन के आदर्श हैं? क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श हैं? नागर जी, नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928 से 1929 में लाठीचार्ज हुआ था। इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी। कब लो कब कहूँ लाठी खाए, इसे ही लेखन का आरंभ मानिए, मतलब शुरुआत मानिए। तिवारी जी, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? नागर जी, नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी, पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशकुन। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रसाद रुदेश के, जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तिवारी जी, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का कुछ प्रभाव पड़ा, मतलब कुछ इफेक्ट पड़ा? नागर जी, हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका। वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। तिवारी जी, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है, मतलब दया है, वह किससे प्रभावित है? नागर जी, वह तो अपने समाज से ही उभरी थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका परिणाम है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इससे मुझे बहुत मैं प्रभावित हुआ, बल्कि इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। तिवारी जी, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी बमकांड हो चुका था। 1921 में आंदोलन तेज हो गए थे। तिवारी जी, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी, आरंभिक असर है, थोड़ा ज़रूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी,
कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वह दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माताजी के पास रोज जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई जो प्राय होती रहती थी। उनसे खूब बातें होती थी, हर तरह की। तिवारी जी, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? नागर जी, पहला उपन्यास लिखा 1944 में, महाकाल, जो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। तिवारी जी, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? नागर जी, हाँ। तिवारी जी, नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क का प्रभाव में रहे हैं? नागर जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद किशोरी लाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे। वे आनाजू बाहु थे, ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जलियनवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा रखे रहते थे। 1921 से 19 में तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा, उनके गांव भी गया। 1931 से 37 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा, उनके गांव भी गया। तिवारी जी, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? नागर जी, तुलसीदास को तो मुझे गुड़ में पिलाया गया है। बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरित मानस मुझसे पढ़वाकर सुनते थे, श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। तिवारी जी, नागर जी, आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। क्या इन पर आपका विश्वास है? नागर जी, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। उनकी भविष्यवाणियां कभी कभी बहुत सच होती है। सूर पंचशती के अवसर पर काफी विवाद चला था कि सूर जन्मांध थे या नहीं। सवाल यह है कि देखता कौन है, आँख या मन? आँख माध्यम है, देखने वाला मन है। तिवारी जी, आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? क्या आपने कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? नागर जी, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। तिवारी जी, नागर जी, आपने भ्रमण तो काफ़ी किया होगा, मतलब आप घूमे बहुत होंगे। नागर जी, हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक। इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मैंने चरित्र बहुत देखे हैं और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। तिवारी जी, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? नागर जी, अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी है, उसे बहुत प्यार करता हूँ, वह है रामविलास शर्मा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूँगा। बदलते हुए भारतीय समाज के एक सुंदर चित्र है उसकी कहानियों में। टॉल्स्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है। तिवारी जी, आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है। नागर जी, हाँ, बहुत। पत्रों का संग्रह भी काफ़ी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी वह बहुत कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। तिवारी जी, आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। नागर जी, हाँ, बहुत करना पड़ा है। नाच्यो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। अध्ययन मतलब अभ्यास बोल सकते हैं, या जानने की कोशिश करना, उसको भी बोलते हैं अध्ययन, मतलब रिसर्च भी बोल सकते हैं।
तिवारी जी, नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? नागर जी, हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहाँ तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन प्राण से ही सदता है। तिवारी जी, सूर में आपने मन को ही पकड़ा है। सूर में आपने मन को ही पकड़ा है। नागर जी, हाँ, सूर ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई बनाएगी। तिवारी जी, नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। नागर जी, स्वास्थ्य ठीक है मेरा। पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा हूं लिखता रहूं। एक नाव के यात्री से। तो दोस्तों, अभी हम लोग ने ये पाठ पढ़ लिया है। अभी इसके शब्द संसार को भी पढ़ लेते हैं। बहिष्कार करना मतलब त्याग करना, निकाल देना। शैली मतलब प्रणाली, रीति, तरीका। मेरी एक शैली है, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब मेरा एक तरीका है, मेरी एक टेक्निक है। भ्रमण मतलब घूमना फिरना। संकलन मतलब संग्रह करना मतलब जमा करना, इकट्ठा करना, ऐसे ही बोल सकते हैं। वह वस्तु संग्रहालय कैसे होता है, उस तरह का ही। संग्रहालय मतलब एक जगह जमा करना, ऐसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये पाठ का मतलब, ये जो हम लोगों ने जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, ये पाठ हमने जो पढ़ा है वो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाजू के बेल आइकॉन भी दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको पहली दफ़ा देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इस पाठ का स्वाध्याय लेके अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।